नमस्कार। एग्जाम एडो के स्टैटिक जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। ए 1.5 लीटर, बी 3 लीटर, सी 6 लीटर, डी 9 लीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए 1.5 लीटर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं। ए हिरन, बी गीदड़, सी जेबरा, डी घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी गीदड़। अगला प्रश्न था, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ए आकृति से, बी चक्रण से, सी आमाप से, डी अभिविन्यास से। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी अभिविन्यास से। अगला प्रश्न था, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है। ए सीसी पार्क, बी ईपी ओडम, सी एस पोलस्की, डी तकाशी हिरोज। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी तकाशी हिरोज। अगला प्रश्न था, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। ए रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, बी चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, सी रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, डी रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। ए मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। बी सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सी गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। डी एक छोटी छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से IUCN के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। एक जैव विविधता, 2 जलवायु परिवर्तन, 3 सतत विकास, 4 मानव कल्याण, 5 हरित अर्थव्यवस्था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी केवल 1, 4 और 5, डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न था, पर्वतीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं। 1 सागर से दूरी, 2 वायु का आर्द्र होना, 3 पर्वत की स्थिति, 4 विपरीत स्वभाव वाली हवाओं का मिलना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, मक्का भारत के स्वदेशी फसल नहीं है, इसे भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था। 1 अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी डच, डी पुर्तगाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी पुर्तगाली। अगला प्रश्न था, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। ए फसल चक्र, बी मिश्रित खेती, सी बीज संशोधन, डी बहुफसली खेती। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी बीज संशोधन। अगला प्रश्न था, कयाल निम्नलिखित में से क्या है। ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगुड़, डी केरल के लैगून। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी केरल के लैगून। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध कृष्णा नदी जल विवाद से नहीं है। ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी केरल। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है। ए लाओ PDR, बी भारत, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी म्यांमार। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, डी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? ए चेन्नई वाईजाग, बी मुंबई बेंगलुरु, सी दिल्ली मुंबई, डी अमृतसर कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, दिल्ली मुंबई। अगला प्रश्न था, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? ए अबुल फजल, बी निजामुद्दीन, सी अब्दुल कादिर बदायनी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, किस भारतीय शासक को हून शासक मिहिरकुल को भगाने का श्रेय प्राप्त है? ए यशोधर्मन, बी अमोघवर्ष, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए यशोधर्मन। अगला प्रश्न था, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ए अशोक, बी शंकर, सी रामानुज, डी पतंजलि। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी शंकर। अगला प्रश्न था, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित हैं? एक पूना सार्वजनिक सभा, दो आत्मीय सभा, तीन सहमति की आयु विधेयक, चार गौरक्षणी सभा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? ए मणिपुर, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी असम। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी सिविल न्यायालय के उदाहरण हैं? एक मुंसिफ न्यायालय, दो न्याय पंचायत, तीन पंचायत अदालत। कूट में है विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, डी संसद के प्रति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संसद के प्रति। अगला प्रश्न था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39A, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43A। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न था, भारत में सैन्य विधि यानी मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दो, इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ए 15 मई 2005 को, बी 5 जून 2005 को, सी 15 जून 2005 को, डी 12 अक्टूबर 2005 को। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी 15 जून 2005 को। आइए अब देखते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ए राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी प्रधानमंत्री की, डी संसद की। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी संसद की। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी संसद होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के ए 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी 12वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने, इसलिए विकल्प ए सही है। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ए. चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, बी. चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, सी. चुनाव की अधिसूचना जारी करना, डी. चुनाव की वैधता का निपटारा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल या प्रशासक जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। अन्य प्रश्न का कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2. इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, एक और दो दोनों होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए. राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, बी. राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, सी. नगरपालिकाओं के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, डी. राज्यों की विधानसभा व विधान परिषदों द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, अतः विकल्प ए विधानसभा द्वारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. 1960 में मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, बी. मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, सी. नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, डी. मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। ये कथन असत्य हैं। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आए। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, ना कि मणिपुर से अलग करके, अतः कथन बी असत्य है और तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ए. जनपद, बी. दुर्ग, सी. मित्र, डी. कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, मित्र। मित्र राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज यानी आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यंभावी है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए.
तृष्णा रूपी अग्नि का समन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य प्रकार के कष्टों यह संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाते हैं। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ए दारा शिकोह, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी, डी ताज अल दीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ताज अल दीन। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरिह अल कुबाल नाम से किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ए चंपारण आंदोलन में, बी अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन में, सी खेड़ा आंदोलन में, डी खिलाफत मुद्दे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन के दौरान, जिसमें नील की खेती के मुद्दे पर गांधी जी ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किया गया। अतः विकल्प ए सही है। अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान उन्होंने प्रथम बार भूख हड़ताल की। यहाँ की प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। खेड़ा आंदोलन के दौरान उन्होंने पहली बार असहयोग की रणनीति अपनाई। यहाँ भीषण दुर्भिक्ष के बावजूद सरकार ने मालगुजारी की वसूली जारी रखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें भारतीय संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी नहीं थी? एक हैदराबाद, दो भोपाल, तीन जूनागढ़, चार त्रावणकोर, पाँच जोधपुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और तीन, बी केवल एक, तीन और चार, सी केवल एक, दो और तीन, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। यह सभी रियासतें भारत संघ में शामिल होने को अंत तक राजी नहीं थे। भोपाल, त्रावणकोर तथा जोधपुर की रियासतें यद्यपि 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी थी, लेकिन जूनागढ़ का विलय 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा एवं हैदराबाद का विलय सैन्य कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो द्वारा हुआ। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़े व्यापारिक संस्था है? ए भारतीय खाद्य निगम, बी खनिज एवं धातु व्यापार निगम, सी खादी व ग्रामोद्योग निगम, डी भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी खनिज एवं धातु व्यापार निगम। भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़े व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। यह भारत के दो सबसे बड़े विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्थाओं में से एक है। यह भारत में खनिजों का विशालतम निर्यातक एवं भारत का विशालतम बुलियन व्यापारी है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी केन्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केन्या। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश केन्या है। अतः विकल्प डी सही है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 एवं 19 में 4 शीर्ष चाय निर्यातक देश निम्न हैं: केन्या, चीन, श्रीलंका एवं भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है? ए गरीबों हेतु बीमा, बी अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना था, जिसमें अधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल था। इसलिए विकल्प बी सही है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। 2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। 3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। 4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना तथा 5. अन्नपूर्णा योजना। अगला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण ए केवल ठोस पदार्थ में होता है, बी पदार्थ का भार बढ़ा देता है, सी पदार्थ का घनत्व घटा देता है, डी सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, जिससे उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण आर, सागर के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत हैं। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आइए व्याख्या में देखते हैं कि कैसे। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? एक लाइपेज, बी यूरिया, सी श्लेष्मा, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यूरिया। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है, जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसके कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, जैसे पीत का उत्पादन, प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि। अतः विकल्प बी यकृत सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत हैं। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुँचता है, जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसापाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ए घनत्व, बी आयतन, सी सांद्रता, डी द्रव्यमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आयतन। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा, अतः विकल्प बी आयतन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक, जिनका हाल में ही निधन हो गया,
का क्या नाम है? ए. प्रोफेसर UR राव, बी. प्रोफेसर CNR राव, सी. प्रोफेसर यशपाल, डी. डॉक्टर AS किरण कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. प्रोफेसर UR राव। प्रोफेसर UR राव यानी उडुपी रामचंद्र राव एक महान भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वास्तुकार थे, जिनका 24 जुलाई 2017 को बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर निधन हो गया था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को इन्होंने ही डिजाइन किया था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले वह पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। अतः विकल्प ए. प्रोफेसर UR राव सही है। अगला प्रश्न है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि ए. उसका क्वथनांक उच्च है, बी. उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, सी. उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी. उसका कोई रंग नहीं होता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आयनिक लवणों का सुविलायक भी है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? 1. अकांकागुआ, 2. कोटोपैक्सी, 3. एटना, 4. फ्यूजियामा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 3 और 4, सी. केवल 1, 2 और 3, डी. केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. केवल 2, 3 और 4। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्व तट पर तथा फ्यूजियामा जापान में अवस्थित हैं। अकांकागुआ ज्वालामुखी के मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर है जो तंजानिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। अतः विकल्प डी यानी 2, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? 1. यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। 2. इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। 3. उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। 4. पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 4, डी. केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. केवल 2 और 3। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, ना कि द्वारका को। अतः विकल्प बी यानी 2 और 3 ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु अवस्थाने इन सीटू पद्धति नहीं है? ए. जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी. वनस्पतिक उद्यान, सी. राष्ट्रीय उद्यान, डी. वन्य प्राणी अभयारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. वनस्पतिक उद्यान। इन सीटू संरक्षण पद्धति के अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर ही किया जाता है। यही उनके प्रजनन, संवर्धन एवं विकास के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व तथा आर्द्र स्थल इत्यादि इसके प्रमुख रूप हैं। वही वनस्पतिक उद्यान एक्स सीटू संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी यानी वनस्पतिक उद्यान होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ए. मिजोरम, बी. मणिपुर, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. अरुणाचल प्रदेश। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। वर्ष 1977 में इसको वन्यजीव अभयारण्य, जबकि वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। अतः विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश सही है। अगला प्रश्न है, ग्राबेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित है?
ए ग्लेशियर, बी रिफ्ट घाटी, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी नवीन वलित पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी के अवतरित क्षेत्रों का निर्माण एक या अधिक ग्राबेन से होता है। जब बाहरी भूखंड भ्रंश क्षेत्र से दूर होते जाते हैं तो भूमि के बीच वाले भाग हजारों वर्षों की अवधि में धीमी गति से नीचे होते जाते हैं। इससे भूमि के निचले भाग का निर्माण होता है जिसे ग्राबेन कहते हैं। अतः विकल्प बी रिफ्ट घाटी सही है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नागोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जैव कचरे के सुरक्षित हस्तांतरण से संबंधित है। 2. यह जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। फिर मिलेंगे नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।